अध्याय नंबर 4 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा विस्तार से। साथियों से पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति, जो कि है कक्षा 9th के लिए आपका नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल विज्ञान का जो पेपर है आपका होगा, उसके रिलेटेड जो चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है और सारा चैप्टर है किस किस आधार पे क्या हम चुनावी फंड हैं वो तैयार करते हैं, किस तरह से चुनावी प्रक्रिया है वो होती है, ये सारा आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप रेगुलर वीडियो क्लासेस देख रहे होंगे और कल की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुनावी राजनीति के बारे में। अब आप यहाँ पे शब्द से समझ में आ गया होगा आपका चुनावी। चुनावी का मतलब हो गया कि किसी चीज़ का हम चुनाव करते हैं, ठीक है। तो चुनाव करने के लिए आप देखेंगे कि आप सरपंच का चुनाव करते हैं, आप मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो जितने भी अपन चुनाव किए जाते हैं, आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में आपने देखा होगा कि जो मॉनिटर होते हैं, ठीक है, तो जो मेंटर बनाए जाते हैं उनका भी चुनाव किया जाता है, किसको बनाना किसको नहीं बनाना। तो ये तो आपको ओबियसली अच्छे से पता होगा कि मॉनिटर बनाने के लिए मान लीजिए आपका जो क्लास टीचर है उसने 2 बंदों को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब 2 बंदों में से कोई एक ही बनेगा, तो उसके चुनाव के लिए क्या किया जाता है, या तो वोटिंग डाली जाएगी या आपसे हाथ खड़े करवाए जाएंगे कि मान लीजिए एक तो राहुल नाम का छात्र है, ठीक है, और एक है रमेश नाम का। अब पूछा जा रहा है कि राहुल के लिए कितने वोट कर रहे हैं, कितने लोगों ने हाथ खड़े किए। मान लीजिए क्लास में 30 विद्यार्थी है, तो 30 में से 20 तो राहुल के लिए कर दिया और 10 में किसके, रमेश के लिए। तो कौन जीता, राहुल जीता। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि जो चुनावी फंडे हैं उनकी क्या प्रक्रिया होती है और किस किस नियम के थ्रू होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र में जनमत की अहम भूमिका होती है, इसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। अब हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था लोकतंत्र क्या और क्यों में। लोकतंत्र क्या है, लोगों का जो तंत्र होता है जिसमें कि लोग ही डिसाइड करते हैं, जनता ही डिसाइड करती है कि कौन शासक बनेगा, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। भारत में जनता प्रत्येक 5 वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। अब आपको पता है कि प्रत्येक 5 साल के लिए है जो सरकार का चुनाव होता है, पर 5 साल के बाद में वापस से चुनाव प्रक्रिया होती है और कोई नई प्रतिनिधि है वो हमारे सामने आते हैं। हर 5 साल के बाद आम चुनाव निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर, मध्यावधि चुनाव और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से। मतलब दोस्तों हर 5 साल पे आपके चुनाव होने हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन 5 साल से पहले ही हमें ज़रूरत पड़ जाए तो कौन सी कंडीशन ऐसी होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी कि हमें पहले ही चुनाव करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लोकसभा का या विधानसभा के भंग होने पर दोस्तों 2 सभाएँ आपकी होती है, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा केंद्र में होती है, विधानसभा आपके राज्यों में होती है। अगर मान लो कि ये भंग हो जाती है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि लोकसभा से किसका चुनाव होता है, तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री का, ठीक है। किसका होता है, प्रधानमंत्री का। और विधानसभा से किसका होता है, मुख्यमंत्री का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये दोस्तों अगर समय से पहले मान लो कि प्रधानमंत्री कोई है या मुख्यमंत्री कोई है और उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर पूरा मंत्रिमंडल है वो आपका मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध आ जाता है, तो वो एक कंडीशन में भंग हो जाती है और उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। खाली सीट के लिए उपचुनाव होता है। मान लीजिए कोई खाली सीट रह गई तो उसके लिए क्या होगा, उपचुनाव किया जाता है। चुनाव के उद्देश्य से देश में अनेकों क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। अब पूरा देश में दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया जाता है, ठीक है, उनको हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान का एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तो लोकसभा में आपका एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा और आपका एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा। जैसे कि आपको पता है कि अशोक गहलोत है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, और उससे पहले वसुंधरा राजे थी, तो इनका एक क्षेत्र होता है कि यहाँ से लड़ते हैं, वहाँ से एक सीट होती है, वहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में 545 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों अगर मैं टोटल बात करूं लोकसभा में टोटल सीटों के बारे में, तो आपकी 545 हुआ करती थी, ये गलत लिख दिया मैंने, 545 हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे 2 सीटों को हटा दिया गया है जो कि आंग्ल भारतीय की होती थी, ठीक है, इसीलिए वर्तमान में 543 है, इस बात का आप ध्यान रखें।
आगे देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको पता है ये दो जातियाँ हो गई, एक तो हो गई एससी और एक हो गई एसटी। तो एससी एसटी के लिए दोस्तों अलग से रिजर्व रखा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, साथ ही साथ जो रीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई आपकी कि क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, और आपको पता है कि लद्दाख को भी अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और सबसे छोटा चांदनी चौक है जो कि दिल्ली में स्थित है। मतदान की योग्यता रखने के लिए लोगों की सूची को मतदान सूची वोटर लिस्ट कहते हैं। अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो आपका एक मतदान पहचान पत्र बनता है, और उसके माध्यम से आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और आप वोट दे सकते हैं, मतलब आप चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ष, देखिए यहाँ पे ये बात हो गई, मैंने अभी भी बोला। भारत में चुनाव संपन्न कराने पर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र इकाई होती है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चुनाव करवाएगा वो भी तो कोई होगा, तो उसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कोई सी भी कंडीशन हो, कोरोना भी आया था लेकिन चुनाव आयोग अपना कार्य समय पे करवाता रहता है ना। आपने वो देखा होगा कि यार कोरोना इतना बढ़ रहा है लेकिन चुनाव जब आते हैं तब तो कोरोना कहाँ चला जाता है, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, चुनावी नारे, चुनाव में दोस्तों जो नारे लगाए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया है। लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी के बारे में है। ज़मीन जीतने वाले को वामपंथी दल, तो ये तेलुगु स्वाभिमान तेलुगु देशभक्ति पार्टी के ओर से जो नारे लगाए गए थे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है कि जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार विधानसभा या लोकसभा भंग होती है, तो फिर चुनाव कब होते हैं, कितनी आयु होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपको हमेशा हमेशा हेल्पफुल रहेगा। यही नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हैं, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आई होप जब आप देखेंगे यूट्यूब पे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं, तो अभी अभी हमने बात की कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 543 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति का मतलब हो गया एससी, तो एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 41 सीटें आरक्षित है। लोकदल नामक पार्टी का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये लद्दाख है। क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा चांदनी चौक है, ये सारी अभी हमने पढ़ा है। मतदाता सूची क्या होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। मतदाता यानी कि मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, मध्यावधि चुनाव मतलब जो बीच ही में चुनाव करवाए जाते हैं, तो निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि का मतलब आप समझ गए कि जो मिडल में होंगे, बीच में हो जाते हैं, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत हुई और जैसे ही थोड़ा दिन चला और बीच का समय आया, कुछ घटनाएं ऐसी हुई तो वापस से चुनाव करवाए जा रहे हैं, मतलब एंड ना हो के पहले ही उसका चुनाव हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका मध्यावधि चुनाव। हमारे देश में मतदान की योग्यता के अनुसार आयु कितनी है, तो 18 वर्ष रखी गई है। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था, तो ये जनता पार्टी ने दिया था। आगे देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जरूरी न्यूनतम शर्तें आपको लिखी गई है। हर किसी को मतदान का अधिकार होता है, कब, जब वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। चुनावों में विकल्प का उपलब्ध होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि सबका एक ही पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का फूल कमल का है, तो अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है विकल्प होते हैं। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होता है, मतलब फिक्स होता है अंतराल। वास्तविक चुनाव और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता की ओर होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है वो किए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये लगभग 100% आने की संभावना है। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, तो अभी अभी हमने बात की कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए हम उपचुनाव करवाते हैं, बस वही बात है।
किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव करवाए जाते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। बाकी वो तो पढ़ ही लिया। आम चुनाव मतलब जो भी 5 साल निर्धारित किए जाते हैं और कार्यालय समाप्त हो जाता है कार्यकाल, तो वापस से या फिर लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती है, तो उस दौरान जो चुनाव करवाए जाते हैं उनको हम आम चुनाव कहते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम और साधन। पोस्टर लगाना, मतलब जब आप चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आपने क्या क्या देखते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे कि चारों तरफ पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। सभाएं करवाई जाती है, मतलब सभा का आयोजन होता है कि हाँ कैसे क्या करना है, रैलियाँ जिसको बोलते हैं। भाषण देते हैं तो रैलियों में ही भाषण दिया जाता है। और जुलूस निकालना, जुलूस निकाले जाते हैं लोगों का। और घर घर जाकर मुलाकात करना, तो आपको पता है सरपंच का चुनाव आपने देखा है, घर घर है वो आए जाते हैं चुनाव प्रक्रिया में। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। तो यहाँ पे देखिए, चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक कराना, किसका नाम है किसका नाम नहीं है, किसकी मृत्यु हो गई, किसको हटाना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, अगर आपने देखा होगा ईवीएम मशीन के माध्यम से भारत में चुनाव होते हैं, तो इस मशीनरी जो सिस्टम है उसको नियंत्रण करके सही रखना। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र उपलब्ध करवाना। चुनाव का याचिका पर जल्द निपटारा करना। चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना, किस प्रकार से कार्य हुआ है। आदर्श चुनाव संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके परीक्षाओं में यही आते हैं राजनीति विज्ञान की पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब आप धर्म के नाम पे चुनाव नहीं करवा सकते। सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं किया जाएगा। यह कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा, मतलब आप पर्सनली कोई ऐसा योजना नहीं कर सकते। आपके जो भी मंत्रिमंडल होगा, जो आपका कार्यपालिका होगी, जो व्यवस्थापिका होगी, उनके आधार पर कार्य किए जाएंगे, अपने निजी तौर पे नहीं कर सकते हैं। चुनावी कानून के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए दोस्तों मतदाता को प्रलोभन या घूस धमकी, मतलब आप जो भी मतदाता हैं, मान लीजिए कि हम मतदाता हैं, हम 18 साल के हो चुके हैं और कोई हमें बोले कि 1000 रुपये दूंगा, तू इस पार्टी को आपको वोट देना है, तो इस प्रकार आपको नहीं करना है, नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी माना जाता है। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करना। लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये राशि बताई गई है, जब आप जीत जाते हैं, मान लीजिए आपने खर्च किया और आप जीत गए, तो आपको ये राशि वापस दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे देखिए, भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया और ये ज़रूर आता ही आता है, क्योंकि चुनाव आयोग है वो इम्पोर्टेंट आयोग है जो कि पूरे देश में चुनाव करवाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। चुनाव आदर्श संहिता द्वारा लागू करना और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को पार्टी को दंडित करना। चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का जो आदेश है वो देना कि ये दिशा निर्देश आपको फॉलो करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उसके चुनावी कामकाज लेना, ये आप नहीं कर सकते। जिन मतदाता केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहाँ दोबारा चुनाव करवाना, ये सारे कार्य किसके हैं, चुनाव आयोग के हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी गई है। ज़्यादा रुपया पैसा वाले उम्मीदवारों को और पार्टियों के गलत तरीकों को रोकथाम करना। आपराधिक पृष्ठभूमि, ठीक है, आपराधिक पृष्ठभूमि है कोई, मतलब कोई अपराध की संभावनाएं हैं तो उन उम्मीदवारों को लगाम लगाना। पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम करना। मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा करना। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये विभिन्न चरण आपको दिए गए हैं, क्या क्या होते हैं। प्रत्याशी का चयन करना, नामांकन भरना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान, मतदान, मतों की गणना, परिणाम की घोषणा, ये सारी चीज़ें कौन कराता है, चुनाव प्रक्रिया करवाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपके आते हैं पाठ्य पुस्तक के इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके पार्ट में लास्ट में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं।
चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। तो दोस्तों गया आ जाएगा आपका, चुनाव लोगों के न्यायपालिका में कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर है, तो ये बात ठीक नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। तो यहाँ पे पहला ही वाक्य नहीं देता, ये बताने का सही कारण कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। सबसे ज़्यादा मतदाता का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा वोट करने वाले। तो ये कोई स्पष्ट बात थोड़ी है। इसीलिए क्या भारत में लोकतांत्रिक होता है? नहीं, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता जितनी भी है उसके आधार पे चुनाव करवाना। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, मेल ऊंधे करना है। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक है, ताकि क्या क्या कारण है, ये सारी चीज़ें देखिए एक बार पढ़ेंगे और इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। समय समय पर मतदाता सूची का नवीकरण आवश्यक क्यों है? कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ताकि ये सारी बातें हैं वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्लाइड करके बता देता हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आप पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पूरा चुनावी प्रक्रिया का जो चैप्टर था चुनावी राजनीति का, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से चुनाव होते हैं, किस प्रकार से मतदाता क्षेत्र आवंटित किया जाता है, वोट क्या होते हैं, चुनावी आयोग है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब आप लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा में 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं, जाति या धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। ये सारी बातें दोस्तों आपको यहाँ पे भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए पूरे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं परीक्षा के वो यहाँ पे दिए गए हैं, आपके पाठ्य पुस्तकें भी दिए गए हैं, सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पे मिलता है। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आएगा। बाकी दोस्तों आप अपना कमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 5 के जो छात्र हैं आपके अगर कोई परिचित पढ़ते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कमेंट आए थे, तो उनके आधार पे हम अभी हिंदी के जो क्लासें हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं उनके, कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर है डायरेक्ट वो करवाएंगे उनको, जिससे कि उनका जो आधार है वो अच्छे से मजबूत बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्लाइड कर देता हूँ एक बार धीरे धीरे, इनको आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ गए, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था वही क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे अगले चैप्टर में नई क्लास में। धन्यवाद।